अपने लगते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज ने आदिवासियों के कल्याण, बहन बेटियों और बुजुर्गों के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं कि वह प्रदेश के सभी लोगों की पसंद बन गए हैं और उनके कार्यकाल में यहाँ खूब विकास हुआ है। मोदी ने कहा कि देश भर में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें रही हैं, वहाँ वहाँ आदिवासियों का विकास हुआ है। शहडोल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने शहडोल की स्थानीय जनता से अपने आप को जोड़ा। उन्होंने कहा कि शहडोल वे सिर्फ वोट मांगने नहीं आए हैं, शहडोल के प्रति उनकी आस्था भी है। यहाँ से नर्मदा निकलती है और गुजरात का विकास नर्मदा से हुआ है। नौकरानी की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहे बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज धनंजय सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मुकुल कुमार ने कोर्ट को बताया कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि सांसद के घर पर नौकरानी की पिटाई से जुड़े कुछ दृश्यों को मिटा दिया गया। धनंजय ने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी उन्हीं दृश्यों को मिटाने के बाद दी थी। रिकॉर्डिंग में कम से कम 15 घंटे की फुटेज गायब है। धनंजय पर नौकरानी की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप लगे। धनंजय की पत्नी पर इस नौकरानी की हत्या का आरोप है। हालांकि धनंजय सिंह का ये कहना है कि राखी की जिस दिन हत्या हुई थी वो उस दिन दिल्ली में नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी जागृति सिंह को लेकर उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे पार्टी में उनके सहयोगी और समाज विज्ञानी योगेंद्र यादव ने पेश किया। दिल्ली जन लोकपाल बिल पारित करने के अलावा इसमें मोहल्ला समिति बनाने, उसकी निगरानी में स्थानीय काम करवाने, बिजली का बिल आधा करने, 700 लीटर पानी मुफ्त देने और सिटीजन चार्टर की तरह खाना पूर्ति नहीं होगी। 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें 1 लाख महिलाओं के लिए होंगे। प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन और फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह रस्मी घोषणा पत्र नहीं है और इसे युवा रिसर्चरों की टीम ने हफ्तों की मेहनत और हर मुमकिन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद बनाया है। योगेंद्र यादव बोले कि मुख्यमंत्री ऑफिस में एक स्पेशल मैनिफेस्टो सेल बनाया जाएगा जो इस घोषणा पत्र की लगातार निगरानी करेगा। इसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के विधानसभा में किए गए वादों की निगरानी भी होगी। महाहड़ताल कर रहे राज कर्मचारियों में एस्मा का खौफ नहीं। 9वें दिन भी महाहड़ताल जारी रहा। सरकारी दफ्तरों में फाइलें खामोश रही तो राज कर्मचारी सरकार के विरोध में दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महाहड़ताल जारी रहेगी। हड़ताली राज कर्मचारी नेताओं और मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रमुख सचिव नियुक्ति कार्मिक राजू कुमार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। हालांकि बैठक में सरकार के अनुरोध के चलते हड़ताली राज कर्मचारियों ने आवश्यक सेवाएं बहाल रखने का फैसला लिया है। महाहड़ताल के 9वें दिन भी राज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। वहीं सरकार ने हड़ताली राज कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का फैसले के बाद भी हड़ताली कर्मचारियों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगा रहा। फिलहाल आम आदमी की मुसीबत और महाहड़ताल दोनों जारी है। इतना ही नहीं, महाहड़ताल कर रहे उत्तर प्रदेश राज कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो एस्मा से डरने वाले नहीं है। यहाँ तक सरकार क्यों न उनको गिरफ्तार करे या फिर उनकी जान चली जाए, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती महाहड़ताल जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। आजम खान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी उन्हें पिल्ला कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आजम खान के बड़े भाई है और उनका साइज भी आजम खान से ज्यादा ही है। यही नहीं, आजम खान ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सियासी तहजीब भूल गए हैं और देश में घूम घूम कर प्रवचन कर रहे हैं। साथ ही राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर आजम खान ने कहा है कि इस हड़ताल का कोई भी असर नहीं हो रहा है। मौका था शहीद टीपू सुल्तान की 263वीं जन्मदिवस समारोह का, लेकिन इस मौके पर भी कैबिनेट मंत्री आजम खान के निशाने पर थे बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी। आजम खान नरेंद्र मोदी के पिल्ले वाले बयान से खासे चिढ़े हुए हैं। आजम ने मोदी के चाय बेचने वाले बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा है कि बहुत कुछ बेचने वाले भी इस देश में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सियासी तहजीब से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, 21 नवम्बर को बरेली में मुलायम सिंह यादव की जनसभा और उसी दिन आगरा में नरेंद्र मोदी, लखनऊ में कांग्रेस और लोकदल के कार्यक्रम को लेकर भी आजम
आजम खान ने कहा है कि जब मुलायम सिंह यादव की बरेली में रैली हो रही है तो आखिर उसी दिन बाकी राजनीतिक दल अपनी रैलियां या जनसभा क्यों कर रहे हैं। आजम खान ने ये भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव की जनसभा में लोग फेविकोल से चिपके खड़े रहते हैं, जबकि मोदी की रैली में केवल कुर्सियां ही दिखाई पड़ती हैं। इस मौके पर आजम खान ने बीजेपी के साथ मीडिया की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। आजम खान ने ये भी कहा है कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसका कोई भी असर देखा नहीं जा रहा है और राज्य सरकार लगातार बातचीत कर मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल 21 नवंबर को मुलायम, मोदी, कांग्रेस और लोकदल के कार्यक्रमों ने सूबे का सियासी तापमान चढ़ा दिया है और राजनेताओं की बयानबाजी से इसे साफ देखा भी जा सकता है। 21 नवंबर को कौन किस पर भारी पड़ेगा इसकी भी होड़ मची हुई है। ऐसे में इसे राजनेताओं का शक्ति प्रदर्शन कहना भी गलत नहीं होगा। लंबे समय से टीटी मेरिट के आधार पर चयन की मांग कर रहे टीटी अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा तोहफा मिला, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि टीटी मेरिट ही चयन का आधार होगा। जहां इस फैसले से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं राज्य सरकार को एक बड़ा झटका भी लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार के एक और बड़े फैसले को पलटते हुए उसे एक करारा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2012 को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 72,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किए गए उस विज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें इन पदों की भर्ती के लिए 10वीं 12वीं से लेकर स्नातक परीक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर चयन करने का प्रावधान था। पूरा मामला मायावती सरकार के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें नवंबर 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार ने एक विज्ञापन जारी करते हुए प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े 72,000 से अधिक पदों को भरने के लिए टीटी कराने की व्यवस्था की थी। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने एक विज्ञापन जारी करते हुए ये परीक्षा भी करवा ली, लेकिन इन पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती, इससे सूबे में सरकार बदल गई। सत्ता में आई नई सपा सरकार ने पिछली सरकार द्वारा की गई इन भर्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें इन पदों की भर्ती के लिए एकेडमिक परीक्षाओं के आधार पर मेरिट बनाकर भर्ती करने के आदेश दिए गए। मामला हाईकोर्ट गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 जजों की खंडपीठ ने नए विज्ञापन को रद्द करते हुए पुराने टीटी परीक्षा की मेरिट के आधार पर इन पदों की नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। 72,000 से भी ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद अब अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि राज्य सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी पर मिलीभगत कर पश्चिमी यूपी में दंगा कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर कुछ न कुछ आरोप लगाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगी है। वहीं आज बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों युवा नेता अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए। इस दौरान बीएसपी के पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के करीबी कहे जाने वाले बाबू मुनकाद अली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा और बीजेपी ने मैच फिक्स करते हुए हिंदू मुस्लिम वोटों के दूसरीकरण के लिए पश्चिमी यूपी को दंगे की आग में झोंक दिया और हिंदू मुस्लिम भाइयों को भिड़ाकर पश्चिमी यूपी में बहुजन समाज पार्टी का सफाया करने की कोशिश की। इन दंगों में बीजेपी और सपा को मुंह की खानी पड़ी है और अब इसको देखते हुए जनता को विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है। उधर मेरठ में हापुड़ लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी हाजी शाहिद अखलाक ने कहा कि वे इस बार विकास और गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी बीएसपी से एक बार सांसद रह चुके हैं। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार ने बाबा रामदेव को निशाने पर ले लिया है। जी हां, सरकार ने रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की जमीनों से जुड़े मामलों में अनियमितता के मामले में 81 नोटिस जारी किए हैं। वहीं स्टाम्प शुल्क न अदा करने के साथ साथ ग्राम सभा की जमीनों को भी कब्जाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने सभी 81 मामलों में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बुधवार को प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने रामदेव बाबा के पतंजलि योग पीठ पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बुधवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता की और बताया कि सरकार ने पतंजलि योग पीठ को 81 नोटिस ZLRA एक्ट के तहत जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हरिद्वार के 2 गांव संतर शाह और औरंगाबाद के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर 7.766 एकड़ ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा पतंजलि योग पीठ द्वारा किया गया है। इसके अलावा 122 ZLRA एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी द्वारा जो जांच की गई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पतंजलि योगपीठ के द्वारा बेनामी तौर पर जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार जमीनें खरीदी किसी के नाम पर जा रही हैं, लेकिन मालिक कौन है ये नहीं पता। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा 387 एकड़ भूमि औरंगाबाद और शिवदासपुर में खरीदी गई थी, जो राज्य सरकार की तरफ से बेहद नॉमिनल पैसे में दी गई थी। इसमें पतंजलि विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, लेकिन मात्र इसमें से 20 एकड़ में ही निर्माण कराया गया और जिस काम के लिए जमीन ली गई थी उसका नाम निशान तक नहीं है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद हरिद्वार में 84 एकड़ जमीन पतंजलि योग फूड और हर्बल पार्क के लिए खरीदी गई थी, जिसके बारे में जिला प्रशासन और सरकार को किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इसमें अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त का मामला बनता है। इसके अलावा मुस्तफाबाद में 141 एकड़ भूमि आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर पतंजलि ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स यानी जूस, पेस्ट, शहद, साबुन जैसे निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने जमीन दी थी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। वहीं सीएम के अनुसार 52 ऐसे मामले हैं जिसमें स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला बनता है, जिसकी लगभग 10 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। सीएम ने साफ कह दिया है कि 40 नोटिस में से 27 मामलों में जमीन सरकार में निहित कर दी जाएगी, वहीं 52 मामलों में स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी। वहीं सभी 41 मामलों में सरकार ने पतंजलि योगपीठ के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। वहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ और मामले पतंजलि योगपीठ के खिलाफ दर्ज किए जा सकते हैं। वहीं जिन अधिकारियों के द्वारा ये सारी मिलीभगत से काम हुआ है उन पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मोदी का रैली का आगाज आगरा में होगा। आपको बताते चले आगरा के कोठी मीना बाजार में कल नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। उसी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के चुनाव प्रभारी अमित शाह। नरेंद्र मोदी की आगरा रैली के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह रैली मैदान पर आए। शाह के आने पर मीडिया ने सोचा वे जासूसी मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, लेकिन मीडिया के सामने वो मौन रहे। शाह ने गुरुवार को आयोजित रैली के कोठी मीना बाजार में मैदान का जायजा लिया। यही नहीं, विजय संक्रांत रैली कोठी मीना बाजार के रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने बयानबाजी करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक संगीत सोम और सुरेंद्र राणा को सम्मानित उत्तर प्रदेश की भाजपा करेगी, जिसको लेकर और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। यही नहीं, मीडिया ने जब चुनाव प्रभारी अमित शाह से बात करना चाहिए तो अमित शाह मीडिया से दूरी बनाते नजर दिखे। रुद्रपुर दंगों के आरोपी विधायक राजकुमार ठकुराल की मुसीबतें अब और बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 महीने से फरार चल रहे ठकुराल के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। साल 2011 में रुद्रपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में हत्या का प्रयास, आगजनी और उन्माद भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में सीबीसीआईडी जांच में दोषी पाए गए भाजपा विधायक राजकुमार ठकुराल को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सीबीसीआईडी की जांच में कुल 7 नाम नए सामने आए थे, जिनमें 3 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 2 अन्य आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत ले ली थी, मगर विधायक राजकुमार ठकुराल की न तो गिरफ्तारी की गई न ही उन्होंने अपनी जमानत करवाई। अब पुलिस ने उन्हें कोर्ट से भगोड़ा करार देते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा करने का आदेश ले लिया है। उधम सिंह नगर की एसएसपी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि राजकुमार ठकुराल की गिरफ्तारी न होने पर उन्हें कोर्ट से फरार घोषित करते हुए आईपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का वारंट जारी किया गया है। विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि को हर हाल में विभाग दिसंबर माह तक खर्च कर ले, ये आदेश दिए हैं मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने आज नैनीताल में कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला, सेक्टर, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही जिला नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर के दैवीय आपदा मद का भी विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने जिला सेक्टर की प्रगति पर संतोष जताया। साथ ही कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए कि विभागों को अब तक जिस भी मद में धनराशि मिली है उसे हर हाल में दिसंबर माह तक खर्च कर लिया जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने आपदा प्रभावित लोगों की ताजा स्थिति का भी अधिकारियों से ब्यौरा लिया। मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि वर्तमान में केवल पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ही टेंट में आपदा प्रभावित रह रहे हैं। पिथौरागढ़ में 33 जबकि बागेश्वर में 2 परिवार टेंटों में रह रहे हैं। मुख्य सचिव ने 20 दिन के भीतर ऐसे परिवारों को राजकीय भवनों में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को यह भी कहा कि दिसंबर माह में एक बार फिर से वो विभागों की प्रगति रिपोर्ट जांचने पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बुधवार को
छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ मशहूर पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचे। सचिन यहां अपने एक मित्र और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के होटल में ठहरेंगे। सूत्रों की माने तो सचिन करीब एक सप्ताह मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में अपना समय बिताएंगे, क्योंकि सचिन को मसूरी काफी पसंद है। सचिन के मसूरी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं किसी भी अपरिचित व्यक्ति को नारंग के निवास स्थान और रुकबी होटल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 11वीं राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को राजधानी देहरादून में विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह सिद्धू पहुंचे थे। आपको बता दें कि